बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इजराइल ने यमन के वजीर आजम को स्ट्राइक में मार दिया है। इजराइल ने आखिरकार पहली दफा यमन में हौसियों का खास तौर पर जहां पर होल्ड था वहां से मुखबिर निकाल लिए हैं और उन्होंने इजराइल का सबसे बड़ा स्ट्राइक यमन में कर दिया है। ये इतना खतरनाक था कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम को भी मार दिया है, वजीर दिफा को भी मार दिया है, आर्मी चीफ को भी मार दिया है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला हुआ है कि यमन ने ऑफिशियली अब ऐलान किया है कि हाँ, हमारा प्राइम मिनिस्टर मारा गया है, लेकिन बाकियों के बारे में उन्होंने बात नहीं की। अब इसराइल की जानिब से उनका मीडिया और उनके लोग और उनकी गवर्नमेंट जो क्लेम कर रहे हैं, ये अक्सर औकात आपने देखा होगा, ये उनकी फौज के जो तर्जुमान है याहिया सरी, ये अक्सर आते हैं और आकर बताते हैं कि हमने यहाँ पर अटैक किया, हमने इसराइल पर ये हमला कर दिया, वो हमला कर दिया। इसराइल ने दावा किया है कि हमने इनको भी मार दिया है और अभी तक यमन ने इनके बारे में नहीं कोई बात की। अब ये बड़ा हैरानकुन होगा कि जिस तर्जुमान के बारे में उन्होंने कहा है उसको इन्होंने मार दिया है। ये अब तक का सबसे बड़ा झटका हो सकता है कि इन्होंने इतने बड़े लोगों को, यानी आप सोच लें कि हसन नसरुल्लाह से लेकर दीगर तमाम, हसन नसरुल्लाह की टीम को मारा, फिर उनको मारा, उनके दोस्तों को मारा और एंड तक उनको भी मार कर आगे फिर ईरान के अंदर उन्होंने जो काम किया, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि बगैर मुखबिरों के आप ये काम कर लें। जाहिर सी बात है, देखिए आज तक इनके काम नहीं मिले। ऐसा लगता है कि इन सब के, चाहे ईरान के अंदर अपने उनके चीफ सारे मरने वाले हों या हसन नसरुल्लाह हो या याहिया सिनवार हो, इन सब की गालिबन मुखबरी ईरान के अंदर बैठे हुए जो इनके गद्दार हैं वो करते हैं, क्योंकि ईरान ने रिसेंटली बड़ी तादाद के अंदर गद्दारों को पकड़ा था और वो अंदर की मदद, देखिए जो ईरान में ऑपरेशन उन्होंने किया वो तो तारीख में कहीं हो ही नहीं सकता था ना। यानी 12 मिनट के अंदर अंदर आपने 30 से 35 मुख्तलिफ जगहों पर एक ही साथ सबको उड़ा दिया। ये ऐसा ऑपरेशन तारीख में कभी नहीं हुआ। और अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इस वक्त इन्होंने इतना बड़ा हमला किया है, यमन में इतना बड़ा हमला किया है कि उसमें वजीर आजम से लेकर उनका आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वजीर दिफा, उनके तर्जुमान पर भी बात हो रही, इन सब को उड़ा दिया है। और ये सूरत हाल अब तक की सबसे खतरनाक सूरत हाल है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब यमन क्या करने के लिए जा रहे हैं? देखिए, यमन के पास अब है कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। उन्होंने जो बदला लेना है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जो बदला उन्होंने लेना है वो उसी लेवल का लेना है जिस लेवल के उनके बंदे मारे गए हैं। यानी वो ये समझते हैं कि अब हमें अगर अपना, हुआ क्या है कि इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर यमन में लोग सड़कों पर निकल आए हैं, बड़ी तादाद में, और वो कह रहे हैं जी हमें बदला चाहिए, हमें इसराइल से जंग चाहिए, हमें उससे बदला चाहिए और हमने उसको मारना है। हुआ ये है कि अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकली है और वो कह रही है कि हमें किसी तरह अब इसराइलियों के खिलाफ लड़ाई करनी है। देखिए, इस सारी सूरत हाल के अंदर आफ्टर ऑल जाहिर सी बात है, अगर कोई नाकामी है तो वो दो चीज़ों की नाकामी है। नंबर 1, एक तो यमन के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है इस लेवल का कि उस डिफेंस सिस्टम के थ्रू वो इसराइल के तैयारों का हमला रोक सके। बावजूद इसके कि रिसेंटली उन्होंने बड़ा हमला करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की। दूसरी सूरत हाल ये है कि मुखबिरों की, देखिए ये दो काम अगर वो करते हैं तो फिर काम होता है। अब मुखबिरों का जहाँ तक मामला है तो यमन ने काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया था, लेकिन ये नहीं पता था कि आफ्टर ऑल इनके भी लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि इसराइल ने रिसेंटली कहा था कि अब हम यमन की लीडरशिप को उड़ा देंगे। ये उन्होंने रिसेंटली कहा था, उनके वजीर ने बयान दिया था, और ये एग्जैक्टली उनके वजीर ने बयान दिया था जब 16 दिन पहले उन्होंने हसन नसरुल्लाह को मारने से 16 दिन पहले कहा था हमें उसकी लोकेशन का पता, हम जब चाहे उसको मार देंगे। तो उन्होंने मार दिया था, एक एक बंदा चुन चुन कर उन्होंने मारा था। फवाद शुक्री से लेकर एक एक बंदा चुन चुन कर मारा था उन्होंने, और फिर एंड पर उन्होंने हसन नसरुल्लाह को मारा था, क्योंकि इतनी गद्दारी है अंदर। और ईरान के साथ क्या हुआ, ये आयतुल्लाह अली खामनाई का बच जाना, ये बहुत बड़ी, आप समझ लें, ईरान की कामयाबी थी। और ईरान के अंदर रिजीम चेंज ना होना, ईरान के अंदर ऑपरेशन ना होना, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। आपको क्या लगता है कि इसके बाद अब क्या होगा कि ये ईरान को छोड़ देंगे? नहीं,
इसराइल अगर किसी चीज में नाकाम हो जाता, आप उनकी तारीख उठाकर देखिए 2500 साल से वो लड़ाई कर रहे हैं कि उन्होंने इसराइल आकर आबाद होना है। 2000 साल से ज्यादा अरसे तक उनको नाकामी मिलती रही, अब आकर वो आबाद हुए हैं। तो अगर उनको ईरान के अंदर रिजीम चेंज, उनकी नाकामी हुई है, तो वो क्या दोबारा नहीं करेंगे? वो डेफिनेटली बातें करेंगे। अवाम को सड़कों पर नहीं लाएंगे, वो डेफिनेटली लाएंगे। क्या वहाँ गद्दार खत्म हो गए? नहीं। अगर हुए होते तो ये मामला कैसे होता? जाहिर सी बात है, इसराइल ने जो हमला किया है, जो उन्होंने टारगेट किया है, वो कोई आसान टारगेट थोड़ी था। बहुत बड़ा उन्होंने स्ट्राइक किया है, तो उन्होंने बड़े लोगों को मार दिया। अब यमन ने असल में जो स्ट्राइक करना है वो बड़े पैमाने पर, वो ईरान को कहेंगे कि आप हमें मिसाइल दें। ईरान में और दीगर जगहों में एक चीज बड़ी पाई जा रही है, वाजिया है, कि रूस उस तरह मदद नहीं कर रहा है जैसे मदद करनी चाहिए, जैसे अमेरिका मदद कर रहा है। अब रूस ने कोई डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं दिया जो ईरान को, यमन को, हत्ता कि वो कहते हैं कि यमन के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। उनके अगरचे ऐसे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ईरान के साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो ईरान को अभी तक जाहिर सी बात है कंफर्मेशन नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अमेरिका ने तो कहा है कि उनके पास S-400 है। अब बहुत सारे उनके पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि रूस ने हमारी ऐसे मदद नहीं की जैसे उनको करनी चाहिए थी, बावजूद इसके कि रूस ने काम किया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, जैसे इसराइल की मदद अमेरिका करे वैसे तो नहीं की। यमन अब ये चाहेगा कि जो मिसाइल ईरान ने इस्तेमाल किए थे रिसेंटली हमले में, जिसने सारे के सारे डिफेंस सिस्टम अमेरिका, इजराइल, फ्रांस सबको बाईपास करके अटैक किया था, वो मिसाइल आप हमें दें, वो हाइपरसोनिक मिसाइल दें ताकि हम इनको मारें। क्योंकि जो हाइपरसोनिक मिसाइल इस सबको मार रहे हैं वो सब में पुराना है, वो कभी अटैक हो जाता है, कभी नुकसान होता है, मोस्टली इंटरसेप्ट भी हो जाता है। लेकिन जो ईरान ने रिसेंटली मिसाइल मारे थे वो नहीं इंटरसेप्ट होते इनसे, वो तो मुकम्मल सीधा जाकर हिट करेंगे। तो ये अब तक का सबसे बड़ा इनको लगा है झटका। अब वो यमन इनसे डिमांड करेगा। देखिए, दो चीजें ज़हन में रखिएगा, अगर पुतिन ने यहाँ पर आगे बढ़कर काम ना किया तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये आयतुल्लाह को हिट कर सके। ये कर देंगे, उन्होंने करना है। वो बच गए थे पिछली दफा, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी ईरान की। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जो आज इसराइल की तबाही की थी ईरान ने, अकेले ने की थी। अगर आयतुल्लाह वहां मौजूद ना होते तो शायद ईरान एक मिसाइल भी ना मारता, क्योंकि ईरान के अंदर बाकी जितने भी लोग बैठे हैं वो उनकी मुखालफत करने के लिए गवर्नमेंट में बैठे। देखिए इन्होंने किया क्या है, इन्होंने इनकी पूरी कैबिनेट उड़ा दी है। अब 9 से ज्यादा मिनिस्टरों को उन्होंने उड़ा दिया। इसका मतलब है कि कोई एक खास मीटिंग में बैठे हुए थे। आपको पता है ना, ईरान के प्रेसिडेंट ने, पज़ेश्कियान ने कहा था कि मुझे भी इन्होंने टारगेट किया था, उनकी टांग जख्मी हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं एक जगह मीटिंग में बैठा था, एक दरवाज़ा जो किसी को नहीं पता था वहाँ से निकल गई थी। इसका मतलब है कि उस मीटिंग के मिनट्स, तमाम चीज़ें, वहाँ डिवाइसेस, जो भी बंदा बैठा हुआ था या जिसको पता था मीटिंग होने वाली है, उसने समय बताया। आपको पता है आयतुल्लाह कैसे बचे थे? आयतुल्लाह 3 से 4 गार्ड अपने सिर्फ लेकर सिर्फ 60 सेकेंड्स का उनके पास टाइम था जब ईरान ने अटैक करना शुरू किया था। उन्होंने जिस जगह अटैक किया, बस एंड पर इंफॉर्मेशन उनकी गलत निकल आई कि वो वहां पर आयतुल्लाह मौजूद नहीं थे। 60 सेकंड के अंदर 3 से 4 गार्ड जो उनके खालिसतन मुहाफिज थे वो उनको लेकर अंडरग्राउंड हो गए, जो अंदर एक दरवाजा था वहां से वो चले गए। वहां तक इसराइल को रसाई नहीं हुई। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था कि अंदर से, देखिए, जब तक अंदर के मुखबिर, दो ही चीजें चाहिए आपके पास। कितनी देर से इसराइल स्ट्राइक करने की कोशिश कर रही है यमन में, कितनी देर हो गई है, लेकिन वो आज से कोई कामयाब हो सके नहीं हो सके। तो अब वो कामयाब इसलिए हो गए हैं क्योंकि अंदर गद्दारों ने, जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन पास कर दी और डिफेंस सिस्टम उनके पास था नहीं जिसको वो रोक सके। तो ये तो खमियाजा अब उनको भुगतना पड़ेगा। अब वो जो अटैक करेंगे वो ईरान को कहेंगे आप हमें मिसाइल हमने माना है, और अब उन्होंने छोड़ना नहीं है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अब उन्होंने उस लेवल के लोगों को मारना है। अब ये जंग असल में ना तो अमेरिका की रही है, ना ये गजा की रही है, ना किसी और की रही है। जंग अब यमन की इसराइल के साथ हो गई है। ये डायरेक्टली अब उनकी आपस की लड़ाई है, और ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। इतनी बड़ी लड़ाई है कि जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। लाइफ टाइम की अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी हुई है। सो लिहाजा अब उनके पास वो, अब रूस की तरफ देखेंगे, दीगर ममालिक की तरफ देखेंगे। याद रखिएगा ये बात, पुतिन को टारगेट करने की रिसेंटली कोशिश की गई, वो बच गए। ईरान की लीडरशिप को मारने की कोशिश की गई, काफियों को मार दिया, आयतुल्लाह बच गए, हसन नसरुल्लाह बाकी सबको मार दिया। इनको मारने की कोशिश की, बचते रहे, अब ये मारे गए। जिस दिन मौका मिलेगा वो पुतिन को मार देंगे, आयतुल्लाह को हिट करेंगे, सबको करेंगे।
लिहाजा अब ये सोचना कि जी अब करेंगे, हम दिफा करेंगे, फलाना करेंगे, ये लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी हुई है। इतनी बड़ी लड़ाई है ये, इतना बड़ा अटैक था कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा यमन पर हमला हुआ है और इस हमले में ये ईरान से बड़ा हमला, क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर भी मारा गया, वजीर दिफा, आर्मी चीफ सारे ही मारे गए हैं। ये बहुत बड़ा हमला था यमन पर और इसराइल ने उसको बड़े जश्न से सेलिब्रेट इस वक्त किया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।